लेकर हाजिर हैं। जी हां, ट्रंप साहब की हालत खराब है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ी घटना हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी 2 हफ्ते के सीज फायर को खत्म होने से ठीक पहले आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर टिकी थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ तब ले लिया जब ईरान इस वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचा ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान की सख्त रणनीति और उसकी जिद ने ट्रंप प्रशासन को बैकफुट पर फेंका है? क्या यह सीजफायर बढ़ाना अमेरिका की मजबूरी है या एक सोची समझी रणनीति, खासकर तब जब होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है? ट्रंप का कहना है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मौका देना चाहते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा सैन्य या परमाणु एजेंडा छिपा है? क्या अमेरिका भविष्य में कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? और सबसे अहम और बड़ा सवाल, क्या आप ऑपरेशन न्यूक्लियर जैसा कोई प्लान वाकई अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन पहले ग्राफिक के जरिए पूरा कंटेंट, पूरा मामला, पूरी जानकारी दर्शकों आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले पहला ग्राफिक्स जो आपको बताने जा रहा है कंटेंट से जुड़ा, कि आखिर सीज फायर बढ़ाने की मजबूरी ट्रंप साहब की क्यों थी? क्या ऐसा हुआ कि एक तरफा सीज फायर लेकर चले गए हैं? क्या अमेरिका इस जंग में फंस गया है और इससे बाहर निकलना चाह रहा है? ग्राफिक के जरिए आपको तमाम चीजें बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। सीज फायर बढ़ाने पर ट्रंप का बयान क्या? ईरान की सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बटी हुई है। ईरान को लेकर वो लगातार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और ट्रंप साहब मान गए ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप साहब, आपको ज्यादा जल्दी है। ईरान के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के अमेरिका ने हमले रोक दिए, यानी प्रस्ताव तैयार हो रहा है। मैंने अमेरिकी सेना के निर्देश दिया है वो ईरान पर नाकेबंदी जारी रखे, और अमेरिकी सेना के निर्देश के बाद वहां पर स्थिति क्या है यह भी कहा कि हर स्थिति के लिए वो तैयार है। इसका मतलब है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन सीधी कार्रवाई की फिलहाल नहीं की जाएगी। सीधी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वहां पर जो तैनाती बनी रहेगी। सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। तो ट्रंप साहब का आपने बयान सुन लिया। उन्होंने कहा कि हमने ये सीजफायर इसलिए किया ताकि हम ईरान को वक्त दे सकें, ताकि ईरान अपनी बातचीत का मसौदा तैयार कर सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सीजफायर तब तक नहीं होगा जब तक कि होर्मुज को फ्री नहीं किया जाता। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? ईरान के सामने क्या अमेरिका मजबूर हो गया है? सबूतों की बात करने जा रहे हैं। जी हां, हर सबूत अपने आप में एक मुकम्मल जवाब है इस सवाल का। क्या सच में ट्रंप साहब फंस गए हैं और अब निकलने के लिए तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे दर्शकों कि कौन कौन से सबूत हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ट्रंप साहब के बयान से जुड़ी हुई हैं, सबूतों से जुड़ी हुई हैं। सबूत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, ये देखिए। पहले ट्रंप ने एक तरफा ऐलान किया था कि मंगलवार को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी, लेकिन ईरान ने एक बार फिर नहीं कहा, जिसका कोई प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं जाएगा। यानी जब कोई पहुंचा ही नहीं तो बातचीत क्या होगी? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ईरान को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम आपसे साझा कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन अमेरिका की तरफ से होर्मुज की नाकेबंदी से नाराज ईरान पीछे नहीं हटा और वो अड़ा रहा कि हम होर्मुज को फ्री नहीं करेंगे। ईरान की मांग साफ थी कि जब तक अमेरिका होर्मुज नहीं खोलता बातचीत नहीं होगी। ये बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। नतीजा भी सामने है, ईरान झुका नहीं और ट्रंप एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया। ईरान ने ट्रंप को मजबूर किया। बड़ा सवाल है, पहले ट्रंप ने एक तरफा ऐलान किया था मंगलवार को इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी, लेकिन ये शांति वार्ता नहीं हुई। सबूत नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के अंदर फिर से ट्रंप पर एक टैको होने का आरोप लगने लगा है। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यानी ट्रंप बार बार आखिर में आकर झुक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। एक अमेरिकन स्लैंग है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ईरान जंग की यही देखने को मिला। ट्रंप ने बार बार कहा था कि सीजफायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने शांति वार्ता नहीं की तो उसके नागरिक ढांचों को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये धमकियों का सिलसिला जो ट्रंप की ओर से आता रहा, लेकिन ट्रंप फिर से पीछे हट गया और ईरान पहले की तरह अपनी बात पर कायम रहा। यानी ईरान रिजिड है, ट्रंप बार बार बयान बदलते रहे। सबूत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ईरान ने तो ट्रंप की ओर से किए गए पहले सीजफायर की शर्तों को तोड़ ही दिया था, क्योंकि लेबनान पर हमले हुए। ट्रंप ने कहा था कि सीजफायर पर इस शर्त पर सहमति हुई कि ईरान होर्मुज को फिर से खोल देगा, लेकिन ईरान ने होर्मुज को दर्शकों फ्री ही नहीं किया। सबूत आपको समझ में आ रहे होंगे
क्या इसका मायने मतलब है, क्या सीजफायर असल में है? ईरान होर्मुज बंद करने को लेकर अब तक अपने स्टैंड पर कायम है। अमेरिका कभी कहता है खोल देंगे, कभी कहता है बंद कर देंगे, कभी कहता है नाकेबंदी कर दें, कभी मरीन्स को बोलता है कि जो शिप्स ईरान से आ रही है उनको मारिए, या जो चाइनीज शिप है उनको जाने मत दीजिए, जो लोग टोल दे रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। ये तमाम जो बातें थी, ईरान ने ट्रंप की ओर से किए गए पहले सीजफायर की शर्तों को ही तोड़ दिया था। तो सबूत नंबर 3 भी आपने देख लिया दर्शकों। लेकिन क्या एक तरफा ये जो सीज फायर हुआ है ये कब तक चलेगा? सबूत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेंगे। ट्रंप को ऐसा लग रहा था। तब ईरान सेना अपनी राजधानी में अपनी ताकत दिखा रही थी। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। वहां पर नो किंग्स रैली चल रही थी अमेरिका में, आपको याद होगा दर्शकों। तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान सरकार के समर्थकों ने रैली निकाली और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान की गदर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। ट्रंप को उम्मीद थी कि ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगा। सबूत नंबर 5, ट्रंप के एक तरफा सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान का भी झुका नहीं। ईरान ने कभी भी अपनी हार नहीं मारी। युद्ध विराम की मियाद को बढ़ाने को लेकर ईरान ने इसे बेमतलब कहा है। जी हां, सबूत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। पहले राउंड में डेलीगेशन का हिस्सा रहे महमूद नवामियन ने कहा यूएस के साथ बातचीत करना पूरी तरह से नुकसानदायक है। ट्रंप के एक तरफा सीजफायर बढ़ाने के ऐलान के बाद ईरान का भी झुका नहीं। जी हां, देखिए, समझिए, ये जो सबूत हम आपको दिखा रहे हैं ये सबूत बताते हैं कि क्यों एक तरफा ये सीजफायर हुआ। अमेरिका फंसता दिखाई दे रहा था और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या किया जाए। होर्मुज पर जिद ईरान को क्या भारी पड़ने जा रही है? होर्मुज पर जो नाकेबंदी है उससे जुड़ी डिटेलिंग और ग्राफिक्स आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। देखिए, होर्मुज को बंद रखना ईरान का अमेरिका को अपना दबाव। पीसीआर प्लीज प्ले फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से चलाइए। होर्मुज पर जिद ईरान को यह मामला क्या भारी पड़ेगा? ईरान क्यों होर्मुज पर लगातार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है? अमेरिका के साथ ईरान का सीधे टकराव से ईरान का ज्यादा नुकसान हो सकता है, यह बात उनको लगती है और होर्मुज पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार इसीलिए वो कर रहे हैं। अमेरिका के साथ सीधा टकराव ईरान नहीं चाहता और उनको लगता है कि टैक्टिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से कुछ किया जाए। होर्मुज को ज्यादा दिन बंद रखने या शुल्क लगाने से ईरान का पश्चिमी देशों के साथ तनाव बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कत होगी, जिससे ईरान पर लगे प्रतिबंध और कड़े हो सकते हैं। ईरान का यह कदम खाड़ी देशों को भी डरा रहा है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि वो नेकबोन है, अगर क्रूड की सप्लाई नहीं हुई तो क्या होगा, जिससे अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। होर्मुज पर जिद ईरान के लिए उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि तमाम पश्चिमी मुल्क उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। होर्मुज को बंद रखना ईरान का अमेरिका को अपना प्रतिरोध दिखाना है, लेकिन बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं उनका भी नुकसान कर रहा है ईरान। सिर्फ वो अमेरिका के लिए अगर ऐसा कर रहा है, उसको लगता है तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि अगर होर्मुज लॉक रहेगा तो दिक्कतें परेशानी बाकी लोगों के लिए बढ़ेंगी। ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल क्या हो सकता है? इस संभावना है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ईरान पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल आशंका है और उन आशंकाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या आशंका है? आशंका नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाता है या कोई रेड लाइन पार करता है तो अमेरिका बंकरों में छिपे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल कर सकता है, जो पहले भी अमेरिका ने किया है। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है और ट्रंप साहब बार बार ये धमकी दे रहे हैं। एक्शन कब दिखेगा वो देखने वाली बात होगी। आशंकाओं को लेकर, संभावनाओं को लेकर हम बात करें। आशंका नंबर 3, ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाकर बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश जरूर की है, वो कोशिश कर रहे, लेकिन ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान को फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कह रहा है, उनकी अपनी शर्तें हैं। वो 10 पॉइंट 10 पॉइंट एजेंडा पर अभी भी अड़ा हुआ है। तो आशंका आपने देख ली। ईरान को लगता है कि अगर अमेरिका के हाथों वो अपनी सारे हथियार डाल देता है तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी पलटकर मार सकता है। इसीलिए ईरान होर्मुज की नाकेबंदी कर रख रहा है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। जी हां, 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट सुधाकर सिंह जी मेरे साथ जुड़े, मेजर जनरल हैं, और सुरेंद्र सिंह लाली साहब मेरे साथ हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। इन दोनों गेस्ट के जरिए हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ ही दिन में पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपके पास आ रहा हूं सुधाकर जी। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी ईरान का हो या फिर अमेरिका सीज फायर की मियाद को बिना 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 शर्त के बढ़ा रहा है, इसके अलावा ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है सर। क्या ये समझा जाए कि अमेरिका फंस चुका है और वो जानबूझकर इससे एक वे आउट ढूंढ रहा है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हम्म। और जितना मैं आमतौर पे एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ उसका, इफ यू अलाउ मी टू यूज दैट एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। हम्म। एस्केलेशन एंट्रैपमेंट, इसका मतलब यह है कि
वो ऐसा चक्रव्यूह एक बाइंड में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका रिस्ट्रेंट है, दूसरे तरफ जो है आपका एस्केलेशन है। और एक तरफ रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं ही डोम्ड, एस्केलेशन की तरफ जाते हैं डोम्ड। सो आई हैव कॉइन्ड अ टर्म कॉल्ड एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। ये मेरा आर्टिकल जो 31 में मुनीर साहब का फील्ड मार्शल बनने के बाद पिछले साल मैंने ये टर्म यूज किया था। उसका मीनिंग ये है कि एस्केलेशन की तरफ वो बढ़ते हैं तो ये दिखा जा रहा है कि जो एग्जिट, डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट विद विक्ट्री, वो उतना दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए अभी क्योंकि वो फुक फुक का कदम रख रहे हैं, उनको पता है तीन ऑप्शन है उनके सामने। नंबर एक, जो प्रपोजल के साथ उन्होंने ऑफर किया है ईरान को वो मान लेता है, जो कि होएगा नहीं। इट इज 100% सक्सेस केस, कभी होएगा नहीं, क्योंकि ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और अमेरिका का जो डिमांड है ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज एक्चुअली बिन फॉर्मुलेटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन ए रियलिस्टिक मैनर। जब समय होगा मैं आपको उसको विस्तार रूप में बताऊंगा क्या मेन कारण क्या है। जेसीपीओ को वो एक नया जेसीपीओ बनाना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो बाइडेन और बराक ओबामा जो डेमोक्रेट के लीडर थे उनसे कोई गुना बेहतर है रिपब्लिक, और ऐसा अनोखा किस्म का एक बनाएंगे एग्रीमेंट ईरान के साथ। ईरान को कभी न्यूक्लियर होने नहीं देंगे। Iran is a non-nuclear, it is a non-proliferation treaty signatory, or as per the signatory, as per the bylaws of NPT, एनी कंट्री जो देश ये साइन करता है उसको आप एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि 20% एनरिचमेंट तक आप कोई रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा हालत में डोनाल्ड ट्रंप जो नया थ्योरी लेकर आए हैं, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें वो सक्सेस होंगे। सो दूसरी ऑप्शन क्या होता है, गिव एंड टेक। जो डिमांड कर रहे हैं अमेरिका, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा स्केल डाउन कर ले, ईरान भी स्केल डाउन कर ला अपना डिमांड को, और एक एक मिलता जुलता कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये लड़ाई को समाप्त करे। और तीसरा है नाइदर द फर्स्ट वन नॉट द सेकेंड वन, सिर्फ लड़ाई के जरिया, जो कि जो जो एस्केलेशन एंट्रैपमेंट की तरह ले जाएगा, और इसमें नुकसान होगा अमेरिका को, क्योंकि ईरान तो मार पड़ रहा है उसके ऊपर। उनको मालूम है कि इट इज अ वीकर फोर्स। वीकर फोर्स होने के वजह से वो एक एक डॉक्ट्रिन निकाल रखे हैं, उसको कहते हैं कि एसिमेट्रिक डॉक्ट्रिन, यानी कि कम दाम वाला जो हथियार है, जैसे ड्रोन, जैसे $20,000 का एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए 1 से 3 मिसाइल फायर करना पड़ता है। एक मिसाइल का कीमत है $4 मिलियन, और 3 मिसाइल के लिए 12 मिलियन खर्चा करना पड़ता है। एक है कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव, एक है कॉस्ट इन मनी, दूसरा जो है कॉस्ट इन टाइम। प्रोडक्शन ऑफ जितने भी उनके वॉर लाइक हथियार हैं, मान लीजिए इंटरसेप्टर, एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए 1.5 साल से 3 साल समय लगता है। और दूसरी बात, टॉमहॉक मिसाइल जो है 1 साल में, इनके कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री 84 टॉमहॉक मिसाइल बनाते हैं 1 साल में। और पहला 16 दिन का अगर स्टैटिस्टिक्स आप लेते हैं, ये 40 दिन की लड़ाई 8 अप्रैल तक, तो पहला 16 दिन के अंदर उनका कितना है, 535 टॉमहॉक मिसाइल खर्चे हो गए हैं। तो उनका इसी तरह उनका जो पेट्रोल जी। मिसाइल अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से काफी नीचे जा चुका है। वो साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां से वो रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैनिबलाइज कर रहे हैं, यानी कि इनका कॉस्ट ऑफ टाइम, मनी, और तीसरा है जो लेवल, जो रिजर्व लेवल है, इतना कमजोर हो चुका है कि वो लड़ाई के रास्ते में जाना उनका नामुमकिन है। इसीलिए वो बातचीत के जरिए से किसी भी तरह वो निकलना चाहते हैं। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब क्या सच में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इतनी कुव्वत है कि वो ट्रंप से जो रिक्वेस्ट करे ट्रंप वो मान जाएंगे, या जानबूझ के पाकिस्तान को ये क्रेडिट दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की पहल पर सीजफायर की मियाद बढ़ा दी गई है? ये तो पता ही, तो ट्रंप साहब खुद का गेम खेल रहे हैं। नमस्कार अमित जी। अब आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर पर नई धोती और नाम रखा मोती। पाकिस्तान जो कि फैक्ट्री चलाता है दहशतगर्द की, अब बात कर रहा है योगा पीठ केंद्र खोलने की। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है। मैं पाकिस्तान को कहता हूँ एक यूजफुल इडियट। यूजफुल इडियट है कि चलो कभी ना कभी ये काम आ जाता है, और जो ट्रंप साहब की चापलूसी करेगा वो काम आ जाएगा। क्योंकि अमित जी एक बात को समझिए कि ट्रंप साहब एक प्रॉपर्टी डीलर है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मिर्जा साहब हंस रहे हैं, मैं उनके चेहरे पे स्माइल ला पाया हूँ
कि ट्रम्प साहब एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, और मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है प्रॉपर्टी डीलरों के अगेंस्ट, बट अगर जब वो आदमी सियासत पे आ जाए, जब ऐसे इंसान के पास न्यूक्लियर कोड आ जाए, तो ट्रम्प साहब की एक ही प्रॉब्लम है कि वो फाड़ते हैं 2 गज और सुनाते हैं 9 गज। वो शाम को क्या कहते हैं, सवेरे क्या कहते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं। और उससे क्या हुआ है कि ईरान डर गया है। अमित जी, एक बात को समझिए कि ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है युद्ध करना, पर दोनों को फेस फेवर चाहिए। पर वही है कि एक बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। तो ट्रंप साहब वो बेवकूफ दोस्त है जिन्होंने जीसीसी को भी मरवा दिया, सारे उनकी विचारों की मईशत ही खराब कर डाली, यूरोपियन यूनियन को भी रातों रात बेहाल कर दिया कि भैया तुम लड़ो रशिया से, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पैसे दोगे 3% 5% अपनी जीडीपी का दोगे तो मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, वरना अपना काम खुद करो। तो हुआ ये है कि अब दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। और ट्रंप साहब चाहते तो हैं, पर माशाल्लाह उनकी कुछ उम्र का भी तकाजा है, 80 साल के हो गए हैं। और अमेरिका में, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए और 25th अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें पास ही ना हो पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्जरी टेलर ग्रीन और जितने भी उनके पार्टी से निकले हुए लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। तो मसला ये हो गया है कि ईरान फैसला करना चाहता है, पर करे किससे? स्टीव विडकॉक न्यू जर्सी में मॉल बनाते हैं, और जो उनके जवाई राजा है वो जो है वो उनकी काबिलियत है कि वो जवाई है। तो इतना पेचीदा इशू जो कि 47 साल से चल रहा है, उसे निपटने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और एक सब टेरेनियन इशू को समझता है। दूसरा, इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें एक तक का, क्योंकि मार्को रूबियो साहब थे, या स्टीव विडकॉक है, या जैरेड कुशनर है, इन सब के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं। तो ये हुआ क्या है कि इतनी बड़ी खिचड़ी बन गई है जहां दोनों पार्टी निकलना चाहते हैं। और मैं अपनी एक बात को भी यही कह के विराम दूंगा कि शोले पिक्चर में था कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसको आप जाके पकड़ लो। तो ट्रंप साहब जब वेनेजुएला गए वो तो बकरी का बच्चा निकल आया, पर यहाँ पे निकल आया ठाकुर। अब इस ठाकुर साहब तो एक बहुत बड़ी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और उनके पास जैर वीरू भी थे, वो निकला चाइना और रशिया। तो ये जियो पॉलिटिकल गेम है, ये कोल्ड वॉर 2.0 है, जिसमें कल भी तुलसी गबार्ड ने कहा कि उन्होंने जो चाइना का शिप पकड़ा है उसमें इनफ इंक्रिमिनेटिंग सामान था जो ईरान को बम बांधने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये सारी इतनी बड़ी खिचड़ी पक गई है कि ये कहा तो बहू को जा रहा है पर सुनाया बेटी को जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी पक गई है अमित जी इस समय। आप पाकिस्तान से भी गेस्ट में साथ जुड़े हुए हैं, रता साहब हैं। रता साहब, अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस सीज फायर का अहम हिस्सा इसलिए बनाया क्योंकि ट्रंप अपनी कमजोरियां, अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज वो पाकिस्तान के जरिए बयां करना जा रहे हैं। मतलब सोचिए, वो बयान ये दे रहे हैं कि मुनीर साहब और शहबाज साहब के कहने पर उन्होंने सीज फायर की मियाद अनिश्चितकालीन के लिए बिना शर्त के बढ़ा दी। जिस ट्रंप को, जिस अमेरिका को हम जानते हैं, कम से कम आप इस बात से इत्तेफाक तो रखेंगे, मुझे नहीं लगता एक नया नैरेटिव आप ले आए रता साहब इसमें भी, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। लल्ली साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि वो उन्होंने कहा, पता नहीं कोई इडियट शीडियट जो वर्ड यूज किया, तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि इस सारे खेल में इंडिया एक जोकर की हैसियत रखता है और ललित साहब भी जोकरों जैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था आपसे जो सवाल पूछूंगा वो सवाल आप नहीं बताएंगे। कितनी बटरिंग करेंगे अमेरिका को? रत्ता साहब, कितना मक्खन लगाएंगे? इतना तो मक्खन पूरे पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कितनी बटरिंग करेंगे आप? मतलब रत्ता साहब, इतना जेन्युइन सवाल पूछा मैंने आपको, क्या अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए पाकिस्तान का सहारा अमेरिका ले रहा है? आप लोग इतनी मक्खनबाजी करते हैं, इतनी मक्खनबाजी करते हैं, अरे डॉलर के लिए क्या बेच देंगे जमीन? जमीर बेच देंगे डॉलर के लिए क्या? रत्ता साहब, सवाल पूछ रहा हूं, मीर घाट जवाब दे रहे हैं। मीर घाट का मतलब इतनी बटरिंग तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में। गजब, आप लोग गजब मक्खन लगाते हैं। पाकिस्तानी कुछ कर पाए ना कर पाए, आतंकवादी पैदा करना और मक्खन लगाने में आप लोग का कोई हिस्सा नहीं है बॉस।
आप लोग अव्वल है मक्खन लगाने में। सवाल मैं पूछ रहा हूँ ट्रम्प की इनसिक्योरिटी पर, आप कह रहे हैं भारत जोड़ पर। अरे भाई साहब, आप लोगों के यहाँ, आप लोगों का क्या कोई जहनी आदमी है? कोई ऐसा एक आदमी जो जहनी बात करता है? दूसरी बात यह है कि जो भी आपने सवाल पूछा उसके ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ये तो अब बेटर वो बात थी जो रियलिटी थी। तो अभी तो लेट्स टॉक ऑन लाइंस, लेट्स टॉक ऑन अब लाइंस। ये मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक बात की कि यहाँ पर 3 फ्री कैन हैं, इसमें एक ईरान है, एक यूएस है और एक पाकिस्तान है। अब तीनों के मामलात के अंदर जो है इंडिया को क्या दुख है, वो इस तरह का नैरेटिव क्यों बिल्ड करने की कोशिश करता है कि जिससे वो उसको लगे कि वो भी कोई रेलेवेंट है या कोई वो जोकर नहीं है, वो मेन कार्ड है। वो एक्चुअल में ये शो करना चाहता है और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इंडिया के लिए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि जो स्टेज पाकिस्तान ने इस दुनिया के अंदर सजा दी है और जिस स्टेज पे वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर इंडिया जो है वो वाकया ही जो है वो एक जोकर कार्ड है और उसके अंदर कोई उसकी अहमियत नहीं है। जहां तक रहेगी बटरिंग की बात, तो हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। ये तो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है जो प्रेज कर रहा है, जो बटरिंग कर रहा है पाकिस्तान की। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना अहम होगा कि यहां पर एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो उठकर पाकिस्तानी बकरे को हलाल करने से पहले ना बहुत खिलाते पिलाते हैं। अब आप दूसरी बहुत साइड खिलाते पिलाते हैं। आप लोग हलाल होंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। खिलाते पिलाते तो वो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते पिलाते हैं। लाली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये स्वयं जो बोलते हैं ना मंत्र मुग्ध अवस्था। पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, वहां की जनरल पब्लिक भी, पत्रकार भी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सब मंत्र मुग्ध हैं। किसी को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जब हलाली शुरू होगी इन लोगों की, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका का इतिहास बच्चा बच्चा जानता है पिछले 5 दशकों का। जब हलाली शुरू होगी इन लोगों की, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि यार कम से कम चेत गए होते हम लोग, तो कम से कम डॉलर के लिए, पैसे के लिए ताता थैया। अरे लाली साहब, रता साहब, आपने जवाब दे दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड आंसर फ्रॉम यू सर। आप अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड नैरेटिव आउट ऑफ यू, बट आपने जो कहा वही घिसी पिटी कॉमिक्स की मनोहर कहानियां वाली बातें कर रहे हैं। सर प्लीज होल्ड ऑन। लाली साहब, जस्ट गो अहेड। लाली साहब, आई वांट यू टू इंटरप्ट सर। जो बात आप कर रहे हैं प्लीज गो। इसके ऊपर तो अभी जो लीक्स आई, लाली साहब प्लीज आप जवाब दीजिए। आपके प्रेसिडेंट जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने नाक काट के घुंघरू तोड़ दिए। साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मनोहर कहानियां पाकिस्तान में बहुत चलती है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। एक कहावत है हमारे खित्ते में कि कोले की दलाली में मुंह काला। और मैं चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारी तनकीद करे, क्योंकि पीडोफिलिया के चार्जेस उसके ऊपर है। मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। सुबेरे उठ के कहते हैं मैं एक सिविलाइजेशन को हटा दूंगा, अपनी बेगम के बारे में उलट सुलट बातें करते हैं। तो हमारे तो मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उनका फोन ही नहीं उठाया था, क्योंकि ना हमें उन्हें नोबेल प्राइज दिलाना, आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए डांस किया है। जरा उनको डांस कर करके अपने घुंघरू तोड़े हैं अपने, और क्या करें उसके प्रेज करने के लिए नहीं उठाया। चलिए अच्छा, दूसरा यार अमित जी, मजे की बात यह है कि वो ट्रम्प साहब आए नहीं आए, ये तंबू बंबू लगा के इन्होंने इस्लामाबाद रोक दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, होटल में काम नहीं हो रहा है, वो आस लगाए बैठे, वादा करके भूल गए। तो पाकिस्तान की हालत ये काम देखिए, मैं ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, जितना हजम किया जा सके। अच्छा, मैं आपको हाजमोला भेजूंगा। मैं पाकिस्तान अक्सर देखता रहता हूँ, आपकी इंडस्ट्री तो है नहीं, तो हमारी ऐसी सब जाता है, तो मैं हाजमोला भेजूंगा। तो वो बात अलग है, उसको मैं आपको भेजूंगा। थोड़ा सा हाजमोला खुद भी खाइए भाई। तो ऐसी सुपर खराब है जो ऐसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जिसे ईरान ने जमीन पे लेटा दिया, काहे की सुपर पावर निकली और उनकी और इजराइल की, और ये बात करते हैं फैसला करवाने की। मैं चाहूंगा कि ये बताए कि इनके इजराइल के साथ इनके क्या विचार हैं। खुल के मर्दों वाली बात करे कि इजराइल क्यों नहीं आ रहा इसमें, और आप इजराइल को तकसीम करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताएं। बाकी बात बाद में करेंगे हम रफ्ता साहब के साथ। बताइए इजराइल पे अपने विचार। आप हमारा नैरेटिव देखिए इस वक्त के पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रही है, और आप पता नहीं सो रहे हैं। आपको पता नहीं है ये किसकी कामयाबी है, ये नैरेटिव हमने दिया है, ये हमारी सक्सेस है। आज अगर इजराइल जीत रहा है, उसके बच्चे सारे स्टेटमेंट के पागल हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान की सक्सेस है। याद रखिएगा एक बात। हाँ, अब ट्रम्प साहब ने पता क्या बोला उस आतंकवादी के लिए जिसकी प्रशंसा से आप खुश हो रहे हैं।
कल दोबारा डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि इजराइल इज आवर परमानेंट एलाई। अब आप इस पे बता दीजिए। तो वो उसका लाए है, उसमें क्या मसला है? मुझे तो उसकी चीखें तो फिर हमने निकला दी। मसला ये है, मसला निकलवाना, अशरफ साहब, मसला ये है कि जब तक इजराइल नहीं चाहेगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप लोग जितने मर्जी अपने रेंजर लगा दीजिए, जब तक इजराइल नहीं चाहेगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप ऐसे ही सारे कंप्यूटर को बिल दे रहे हैं। हमारी सक्सेस है। अमेरिका क्या कहता है? एक तरफ आप कहते हैं बूढ़ा है, अमेरिका कह रहे हैं बूढ़ा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बूढ़ा नहीं है। लोन लेके सरकार चला रहे, कौन सी सक्सेस है? सिंह साहब, अमित जी 77-78 साल में पाकिस्तान ने 60 साल प्रॉफिट मेकिंग किया है। एक तरफ आप पटूसी मार के इधर आ जाते हैं, आप कहते हैं वो ये कह रहा है, ये गलत है, फिर पटूसी मारते हैं आप। अरे ललित सिंह साहब, ये तो बंदर जैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, कभी आप इधर कभी इधर। तो इस वजह से प्लीज आप एक साइड पर रहिए। ट्रंप बहुत अच्छा है और आप बताइए कि आप चीन के साथ हो कि अमेरिका के साथ हैं? तरफ आप किससे पैसे पकड़े ये बताइए, किसने आपको लोन दिया ये बताइए पहले। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं किसी लोन की। हमने तो जिसको जरूरत नहीं है, हमें IMF के बाद 25 बार गया, हमने IMF के बाद लंगर लेने यूएई ने हमें रिक्वेस्ट की, आपके पैसे हमारे पास हैं, हमने उसको वापस किए पैसे। हमसे कहे भाई ये तो आप अपनी जगह पक्की कर लो पहले, फिर आना हमारे पास। तो हमें जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स को आपने डिस्कस करना है तो उसका डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने वॉर को बता दीजिए, मुझे अपनी जीडीपी बताइए मेरे को, अपनी ग्रोथ रेट बताइए आपको भाई। आप इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लेते हैं, आइए मेरे वाले। चले आप वो भी डिस्कस कर लीजिए कि आपके पास एलपीजी है कि नहीं है। अशरफ रत्ता साहब, अरे यार मियां, आपके पास प्लीज कम टू मल्टी पीसीआर, प्लीज आपके पास 70 करोड़ लोग हैं जिनके पास। अरे रत्ता साहब, तो आप बात कर रहे हैं मुझसे। अरे भाई बहुत वक्त बीत गया इस चीज को, बहुत वक्त बीत गया, बहुत वक्त बीत गया, सब चीजें सामान्य हो गई भारत में। जनरल साहब वेलकम टू। जनरल साहब ये देखिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जनरल साहब छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक बात अगर एक बार दिमाग में चली जाए तो उसी मसले पर बात करते हैं। रत्ता साहब, वी आर हैप्पी एंड वी आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। कोई एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, केरोसिन कुछ भी कम नहीं है बॉस। वी हैव एवरीथिंग एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैप्पी। जनरल साहब, आपको हैंडल करना है। जनरल साहब, रत्ता साहब, जनरल साहब, अमित जी रस्सी जल के बल नहीं गया। जनरल साहब बताइए, बात यहां अमेरिका की हो रही है, सीज फायर की हो रही है, पाकिस्तान को एलपीजी की पड़ी हुई है। ये लेवल है सर, समझिए। हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग वॉर एंड सीज फायर एंड स्टफ, and Pakistani people are still thinking about LPG, भोजन, पानी। मतलब जनरल साहब प्लीज गो अहेड। जनरल साहब, रत्ता साहब प्लीज होल्ड ऑन, रत्ता साहब प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। जनरल साहब प्लीज रिप्लाई। जनरल साहब अब यू आर ऑन म्यूट। जनरल साहब काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जनरल साहब अच्छा, बिना किसी के विरोध या विदाउट मीनिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीवन, हमारा सब पढ़े लिखे विद्वान, सब मैच्योर है, अपना अपना एंटाइटलमेंट है अपना व्यू को पेश करने के लिए। लेकिन मैं हैरान हूँ, रत्ता साहब को मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत उच्च स्तर प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, उनका लेवल बहुत, ये he is one of the very few learned journalists. I have got a lot of regards for him. Sorry, international expert. No comments. You reserve your comments to whatever you are saying. मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि 2 दिन पहले एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट IMF के, वो एक फिगर लाके सबके सामने पेश किया था कि अंतरराष्ट्रीय लेवल में विश्व का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2025 का रेट ऑफ ग्रोथ वाज 3.4%। वही व्यक्ति जनवरी के महीने में फिर वो 3.4% लाके दिखाए। फरवरी जैसे लड़ाई शुरू हो गया था, उन्होंने 3.4% को कम करके 3.1% ले आए थे। एंड उन्हीं के साथ एक एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट है, जिसको पूरा गहराई में हिसाब किताब करके वो लाए कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डाउन होते जा रहा है और 2.13% होने का संभावना नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल रिसेशन की तरह हम जा रहे हैं। और ये जो लड़ाई हो रही है,
आप लड़ाई का देखिए इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन ये है कि एक दिन में 20 मिलियन बैरल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना चाहिए। आज हो गया 54 दिन, 54 डेज। पिछले 54 डे में गिने चुने आप मतलब ट्रिकलिंग मेथड से आप बहुत कम, नॉट इवन 1% हैज कम आउट फ्रॉम, अगर हिसाब लगाते हैं, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका मीनिंग ये है कि विश्व में ये जो 20% ऑफ जो आपका ऑयल है, ऑयल एंड गैस,